वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मूंड्रम कान, जिसका मतलब है तीसरी आंख। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा। मूवी में एक बंदे की मौत हो जाती है। सस्पेक्ट होते हैं 4 लोग। तो उन चारों में से कौन उस बंदे की मरने की वजह है, यही मूवी का मेन प्लॉट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है। सुबह सवेरे एक वर्कर अपने फैक्ट्री पर आकर देखने पर एक मशीन के पास एक बंदे की लाश पड़ी होती है। इस बंदे का नाम होता है सदाशिवम, जो जीएम होता है। वो वर्कर फटाफट से बाकी वर्कर्स को भी यहाँ पर बुलाने लगता है। उसके बाद सस्पेक्ट नंबर 1 को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है दिलीप। एक रात दिलीप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर छत पर बहुत ही आराम से सो रहा होता है, लेकिन इतनी सुनसान जगह पर भी इसको चैन नहीं मिलता। यहाँ पर काफी सारे मच्छर होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे फ्लाइट्स भी गुजरने लगते हैं। दिलीप को गुस्सा आकर उस फ्लाइट पर ही पत्थर फेंकने लगता है कि साले यहाँ पर ढंग से मुझे सोने भी नहीं देते। उसी वक्त एक कांस्टेबल दिलीप को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है। उसके बाद उसी कांस्टेबल के साथ दिलीप वापस अपने घर पर आता है। तो दिलीप उस बंदे को थोड़े बहुत पैसे भी देने लगता है। दिलीप की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। घर में इसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा होता है। बीवी को देखकर ऐसा लगता है कि ये दिलीप से बहुत ही गुस्सा है। दिलीप से पूछने लगती है कि तुम्हारी ऑफिस तो 6 बजे ही खत्म हो जाती है और तुम रात के 12 बजे घर आते हो। दिलीप कहने लगता है तो मैं क्या करूं, घर में भी मुझे चैन नहीं मिलता। सारा दिन ऑफिस में फैक्ट्री की आवाजें और घर पर आने के बाद घर की आवाजें, तुम्हारी बकबक, मोहल्ले की बकबक और बच्चे की रोने की आवाज। एक्चुअली इस दिलीप को नॉइज से बहुत ही इरिटेशन होता है। अपने आसपास कुछ भी शोर शराबा नहीं चाहता ये, इसीलिए हर रात ऑफिस खत्म होने के बाद एक सुनसान जगह पर जाकर अपनी नींद पूरी करते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये दिलीप बहुत ही पैसे वाला बंदा होता है, लेकिन अपनी बीवी से लव मैरिज करके थोड़ा स्ट्रगलिंग की जिंदगी जीते रहता है। शादी से पहले दिलीप अपनी लाइफ बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहा था, लेकिन शादी होने के बाद काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसको। तो इसी नॉइज से इसको इरिटेशन होती है। खैर इसके बाद जब दूसरे दिन दिलीप वापस अपने ऑफिस पर आता है तो इसके बगल में ही इसका जीएम होता है सदाशिवम। फिलहाल ये सदाशिवम किसी से फोन में बातचीत करते हुए कुछ पुराने गाने भी सुनते रहता है। इस सदाशिवम की वजह से दिलीप ढंग से काम ही नहीं कर पाता। बहुत ही ऊंची आवाज से बातचीत कर रहा होता है और इसी तरह से ऊपर से गाने। दिलीप कहने लगता है कि सर उन गानों का साउंड थोड़ा कम करिए, लेकिन वो सदाशिवम इसकी बातों को इतना ध्यान नहीं देता। दिलीप का सर फटने लगता है। उसी वक्त चाय वाला बंदा भी कमरे के अंदर आते आते सारी चाय नीचे गिरा देता है। दिलीप के सर में एक और नॉइस। दिलीप को गुस्सा आकर सदाशिवम के पास जाकर उसके गानों को स्टॉप कर देता है कि सर मुझे इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं। सदाशिवम कहने लगता है अरे पागल, ये इलियाराजा के गाने हैं और इन गानों को तुम आवाज कह रहे हो, ये गाने मेरे लिए जान है वे। इस तरह से दिलीप का और भी मजाक उड़ाने लगता है। अब वो तो जीएम है, दिलीप कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर उसी रात जब दिलीप अपने घर में सो रहा होता है तो इसको ऐसा फील होता है कि अपने घर में सो रहा है, वह इसके आलीशान बंगलों में। लेकिन उसी वक्त इसको कुछ नॉइज सुनाने लगती है, जैसे हवा की वजह से खिड़कियों की आवाज, फैन की घूमने की आवाज, दरवाजे की आवाज। सो दिलीप सारी चीजें बंद करके वापस सोने लगता है। थोड़ी देर के बाद दिलीप की बीवी नींद से जाग जाती है क्योंकि दिलीप ने फैन ऑफ कर दिया। बहुत सारी गर्मी होने लगती है। सो ये सारी चीजें दोबारा ऑन कर देती है। एक्चुअली घर का फैन थोड़ा आवाज कर रहा होता है। सो दिलीप की आंख दोबारा खुल जाती है इन सारे शोर शराबाई की वजह से। एट द सेम टाइम इसका बच्चा भी जोर जोर से रोने लगता है। दिलीप की बीवी अपने बच्चे को संभालने लगती है। इसी शोर शराबे से बचने के लिए दिलीप टेरेस पर जाकर सोते रहता है, लेकिन ये बात इसकी बीवी को पसंद नहीं। खैर दूसरे दिन जब दिलीप वापस अपने ऑफिस पर आता है तो इसकी सीट पर वो सदाशिवम बैठकर किसी लड़की का इंटरव्यू ले रहा होता है। अब इससे बहस ना करते हुए दिलीप कैंटीन पर जाकर चाय वगैरह पीने लगता है। उसके बाद दिलीप वापस अपने घर पर आकर अपने उस खिड़की को ठीक करने लगता है ताकि वो आवाज ना आए। इसी दरमियान में अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री में उस जॉब को छोड़कर हमारे गांव वापस जाकर खेती बाड़ी करूँ। यह सुनने के बाद इसकी बीवी थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है कि तुमको तो खेती बाड़ी आती नहीं, जाकर क्या करोगे, और वैसे भी अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा
तो मैं भी जॉब करने लगूंगी, या तो फिर मैं अपनी माँ को यहाँ पर बुला लूंगी, वो हमारे बच्चे को देखरेख करेंगी, मैं काम पर चली जाऊंगी। इसकी माँ का नाम सुनते ही दिलीप स्पीकर्स के बारे में ही सोचने लगता है कि इसकी माँ तो और भी वायलेंस किस्म की बनती है। अपनी बीवी से कहने लगता है, नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कुछ दिन और फैक्ट्री में ही काम कर लूंगा। खैर दूसरे दिन जब दिलीप वापस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो दोबारा शोर शराबी की वजह से इसका सर बहुत दुखने लगता है। अपने एमडी प्रकाश के पास जाकर हाफ डे लीव मांगने लगता है। वो प्रकाश कहने लगता है, अरे दिलीप तुमने ऑलरेडी कुछ लीव लिया ना, तो दोबारा लीव लेने की क्या जरूरत, ज्यादा लीव मत लो यार, मैं तुमको जीएम बनाने का सोच रहा हूँ, प्रमोशन, सो जिम्मेदारी और बढ़ेगी तुम्हारे ऊपर। दिलीप पूछने लगता है कि सर अगर मैं जीएम बनूंगा तो सदाशिवम सर का क्या होगा। प्रकाश कहने लगता है, दिलीप तुम अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में नहीं। उसके बाद जब दिलीप वापस अपने घर पर जाने वाला होता है तो तभी वो जीएम दिलीप के पास आकर पूछने लगता है कि कहाँ पर जा रहे हो, इस फाइल को चेक करके जाना, अभी अभी स्टॉक आया है। दिलीप कहने लगता है, अरे सर मैंने एमडी सर से परमिशन ली है। सदाशिवम कहने लगता है, अरे वो तो मेरे सामने बच्चा है, वो क्या तुम्हें परमिशन देगा, यहाँ पर काम बहुत पेंडिंग है, पहले ये करके जाओ। अब दिलीप ना चाह कर भी फैक्ट्री पर जाकर स्टॉक को चेकिंग करने लगता है। इसी दरमियान में दिलीप की टक्कर उसी फैक्ट्री के एक मैकेनिक शनमुगम से होती है। अब दिलीप पहले से ही गुस्से में होता है तो उस शनमुगम को हल्के से डांट कर फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद दिलीप अपना काम खत्म करके उस सदाशिवम के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर मैंने सारे स्टॉक को चेक कर लिया, सब सही है, मुझे जाना है। उस वक्त वो सदाशिवम भी फैक्ट्री पर ही होता है, लेकिन वो सदाशिवम कोई ना कोई बहाना बनाकर दिलीप को जाने ही नहीं देता। नाटक करने लगता है कि ये किसी से फोन में इम्पोर्टेंट बातचीत कर रहा है। दिलीप यही बात कहने लगता है कि सर मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। इसी बातों ही बातों में दिलीप उस जीएम को हल्के से धक्का देने पर वो जीएम नीचे गिर जाता है, दोबारा उठता नहीं। चेक करने पर शॉकिंगली उस जीएम की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर दिलीप के तो होश ही उड़ जाते हैं, फटाफट से अपने घर वापस चले जाता है। ऑलरेडी सारे लोग जा चुके होते हैं। उसके बाद सस्पेक्ट नंबर 2 के बारे में दिखाया जाता है, हरिणी, जहाँ पर वही हरिणी की फैमिली को दिखाया जाता है। फिलहाल इसकी फैमिली में हरिणी और उसकी माँ ही रहते हैं। शायद कुछ दिनों पहले हरिणी की फादर की डेथ हो गई। रिसेंटली हरिणी की पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है और अब ये जॉब की तलाश में होती है। और इसी तरह माँ बेटी की बातों से ये बात पता चलती है कि ये दोनों रिसेंटली चेन्नई आए हैं। इनका गाँव दूसरा था पहले। हरिणी की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जेंजी, जो बहुत ही मॉडर्न किस्म की बंदी होती है। हरिणी की माँ इस जेंजी को बिल्कुल भी लाइक ही नहीं करती क्योंकि उसकी सारी हरकतें लड़कों वाली जैसी होती है। उसी तरह ये जेंजी हरिणी की फैमिली की बहुत मदद करती रहती है। फिलहाल ये हरिणी उसी फैक्ट्री पर इंटरव्यू देने के लिए आती है जहाँ पर वही सदाशिवम हरिणी का इंटरव्यू ले रहा होता है। उस वक्त यहाँ पर दिलीप भी आया था। खैर पहले तो ये सदाशिवम हरिणी से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है, किसके फादर का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, गाँव का नाम क्या है। तो इसका गांव का नाम सुनते ही सदाशिवम बहुत खुश होने लगता है, अरे मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। हरिणी से कहने लगता है, अरे अब तुम टेंशन छोड़ दो बेटा, ये जॉब पक्की तुम्हारे लिए। सो बाद में हरिणी अपनी माँ के पास आकर यही खुशखबरी सुनाने लगती है कि वो जीएम तो हमारा गांव वाला ही निकला, हमारा गांव का नाम सुनते ही मुझे फट से जॉब दे दी माँ। हरिणी की माँ कहने लगती है, अरे बेटा उस फैक्ट्री पर काम मत करो, वो घर से बहुत ही दूर है। हरिणी कहने लगती है, अरे माँ दूर है तो क्या हुआ, प्लेस अच्छी है, जॉब पक्की होने के बाद दोबारा कौन इंटरव्यू देगा। उसी वक्त वो सदाशिवम हरिणी के घर पर आता है। हरिणी तो शौक में रह जाती है। सदाशिवम कहने लगता है कि रेज्यूम में मैंने तुम्हारा एड्रेस देखा था, इस रास्ते से गुजर रहा था कि सोचूं तुमसे मिलते चलूं। मैंने एमडी से बात कर ली है और तुम्हारी जॉब पक्की, कल से तुम काम पर आ सकती हो। अब पता नहीं क्यों हरिणी की माँ इस सदाशिवम को देखकर थोड़ी सी घबराई सी होती है। सदाशिवम कहने लगता है कि किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। हरिणी कहने लगती है, सर उपमा बन रहा है, आइए आप भी खाकर जाइए। सदाशिवम कहने लगता है, नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, एक छोटे से डिब्बे में पैक करके दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। सो हरिणी उसी तरह से पैक करके देती है। यह होने के बाद हरिणी अपने फ्रेंड के पास आकर उस इंसान के बारे में बताने लगती है, मतलब वही वो जीएम इसके घर पर आया। हरिणी की फ्रेंड कहने लगती है कि हरिणी ये तो बहुत ही अजीब की बात है, मुझे लगता है कि वो जीएम इंटेंशनली तुम्हारे घर पर आया, तुम्हारे माँ ने सच ही कहा, वहाँ पर काम मत करो। हरिणी कहने लगती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार, वो तो अच्छा बंदा ही लगता है, देखते हैं अगर आगे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को संभाल लूंगी। दूसरे दिन हरिणी और उसकी माँ एक डॉक्टर के पास जाते हैं। शायद हरिणी की माँ को कुछ प्रॉब्लम होती है, उसी का चेकअप करवाने। डॉक्टर कहने लगती है कि तुम्हारी माँ का छोटा सा ऑपरेशन करवाना होगा। अब उसी वक्त वो शनमुगम किसी बंदे को इस हॉस्पिटल पर लाता है, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। हरिणी की फ्रेंड कहने लगती है कि ऑपरेशन का खर्चा मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। दूसरे दिन सुबह सवेरे हरिणी की माँ हरिणी के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हारी वो फ्रेंड जेंजी ने मुझे कॉल किया,
तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, उसने तुमको अपने घर पर बुलाया है। सो बाद में हरिणी अपने उस फ्रेंड के घर पर जाने लगती है। उसी वक्त एक कार इसके बगल से बहुत ही फास्टली गुजरने पर हरिणी नीचे गिर जाती है। सर को जबरदस्त चोट आने पर ये वही के वही बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले ये देखती है कि उस गाड़ी में से कोई बंदा इसके पास आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जब हरिणी अपनी आंखें खोलती है तो ये किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर होती है और उसी तरह हरिणी को ये बात पता चलती है कि किसी ने इसके साथ अत्याचार किया, आरएपी किया। अपने हाल को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। आसपास देखने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। दूसरी जगह पर इसकी हैंडबैग पड़ी होती है तो वो अपनी बैग लेकर वापस जाने लगती है। हरिणी यही सोचने लगती है कि शायद उस गाड़ी में का जो बंदा था उसी ने इसके साथ अत्याचार किया होगा। बाद में हरिणी अपने फ्रेंड के पास आकर यही बात बताने लगती है। इसकी फ्रेंड पूछने लगती है, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा? हरिणी कहने लगती है कि गाड़ी का नंबर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उस गाड़ी को मैंने कहीं पर देखा हुआ सा लगता था। इसकी फ्रेंड पुलिस के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन हरिणी मना करने लगती है। अगर ये पुलिस के पास जाएगी तो बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और मीडिया वालों के लिए एक खबर होती है, लेकिन हरिणी और उसकी माँ के लिए इज्जत का सवाल। इसी बातों ही बातों में हरिणी को ये बात याद आती है कि एक्चुअली वो गाड़ी उसी सदाशिवम की है। मतलब गाड़ी के पीछे एक छोटा सा स्टिकर होता है, तो हरिणी बेहोश होने से पहले ऐसा ही एक स्टिकर को देखा था। इसी दरमियान में हरिणी को एक और बात भी पता चलती है कि एक्चुअली आज सुबह इसकी फ्रेंड ने हरिणी की माँ को कॉल नहीं किया। सो हरिणी सोचने लगती है कि माँ ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया। सो हरिणी अपनी फ्रेंड को लेकर फटाफट से अपनी माँ के पास जाकर यही बात पूछने लगती है कि माँ तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। पहले तो हरिणी की माँ सच बताने से मना करने लगती है, लेकिन हरिणी फोर्स करने पर इसकी माँ कुछ सच्चाइयाँ बताने लगती है हरिणी को। बात यह है कि सदाशिवम और हरिणी की माँ का पहले रिलेशनशिप हुआ करता था, लेकिन बाद में हरिणी की माँ को ये बात पता चली कि सदाशिवम का दूसरी लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा था, तो इसीलिए सदाशिवम को छोड़ दिया, दूसरे बंदे से शादी कर लिया। सो अब इतने सालों के बाद हरिणी की वजह से सदाशिवम को हरिणी की माँ के बारे में पता चलता है। सो जब हरिणी अपने घर पर मौजूद नहीं होती तो सदाशिवम हरिणी के घर पर आकर इसकी माँ के साथ थोड़ा बदतमीजी से पेश आने लगता है कि बहुत सालों पहले हमारा रिलेशनशिप कट हो गया, अब दोबारा चलो हम एक और शुरुआत करते हैं। हम दोनों को मिलाने के लिए ही शायद तुम्हारे पति ने इस दुनिया को छोड़ दिया। इस तरह से हर रोज बहुत टॉर्चर करने लगा। आज सुबह भी जब हरिणी अपने कमरे में सो रही थी तो वो सदाशिवम इसके पास आया था। बातों ही बातों में उपमा मांगने पर हरिणी की माँ इसको थोड़ा सा उपमा पैक करके देती है और शॉकिंगली उस उपमा में थोड़ा सा जहर मिलाया होता है। तो हरिणी की माँ अगर पकड़ी जाएगी तो ये इल्जाम हरिणी पर ना आए, इसीलिए हरिणी की माँ हरिणी को उसके फ्रेंड के पास भेज दिया। और उसी तरह थोड़ी देर पहले हरिणी की माँ को ये बात पता चलती है कि उस सदाशिवम की फैक्ट्री में ही मौत हो गई। यह सुनने के बाद हरिणी और उसकी फ्रेंड के होश ही उड़ जाते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर फैक्ट्री के दो वर्कर्स एक दूसरे में यही बातचीत करते रहते हैं। अरे सारे वर्कर्स घर चले गए तो सदाशिवम सर यहाँ पर कर क्या रहे थे? दूसरा बंदा कहने लगता है कि शायद इस मशीन को चेक करने के लिए आए होंगे। इस मशीन में करंट शॉक लगता है, शायद इसी की वजह से इनकी मौत हो गई होगी। अब उन दोनों की बातें इस कंपनी का ओनर प्रकाश सुनते रहता है। अब कहानी में तीसरा सस्पेक्ट यही प्रकाश होता है। सो इस प्रकाश की कहानी को दिखाया जाता है। एक रात वो प्रकाश किसी टैक्सी ड्राइवर को मार पीट कर गाड़ी के सामने धक्का देकर मार देता है। दूसरे दिन वो प्रकाश किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। एक्चुअली इस प्रकाश को बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी होती है। अगर कोई भी बंदा किसी लड़की पर हाथ उठाएगा या तो फिर उसके साथ बदतमीजी से पेश आएगा तो इस प्रकाश का दिमाग सटक जाता है। इसके अंदर का एक और कैरेक्टर बाहर आकर उस बंदे को मार देता है। जब प्रकाश दूसरे कैरेक्टर में बदल जाता है तो उस वक्त ये क्या करता है इसको खुद याद नहीं होता। सो प्रकाश डॉक्टर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मुझे डर है कि कहीं मैं उस टैक्सी ड्राइवर को ना मार दूं, उसने बहुत बड़ी गलती की। वो डॉक्टर कहने लगता है, अरे प्रकाश वो उसकी बीवी है, वो मारे प्यार करे, तुम्हें क्या लेना देना? प्रकाश कहने लगता है, नहीं अंकल, लड़की लड़की है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। प्रकाश ऐसा बिहेव करने की वजह इसका फादर होता है। मतलब प्रकाश के बचपन से ही इसका फादर अपनी माँ को मारता पीटता रहा। जब प्रकाश बड़ा हुआ तो एक दिन अपने फादर को ही मार दिया। सो वो ट्रॉमा अभी भी प्रकाश के दिमाग में होता है। इसी दरमियान में उस डॉक्टर के असिस्टेंट इन दोनों के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जब चाय की गिलास गलती से नीचे गिर जाती है तो वो डॉक्टर उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है। यह देखकर प्रकाश के अंदर का एक और कैरेक्टर जागकर उस डॉक्टर को बहुत मारने पीटने लगता है। उसके बाद प्रकाश अपने ऑफिस पर आकर अपने फादर की फोटो के सामने खड़े रहकर दिन में जो भी होता वो अपने फादर से बातचीत करते रहता। अब कहने लगता है कि पापा तुम्हारे फ्रेंड
मुझे ट्रीटमेंट करने चला, लेकिन मैंने ही उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके आया हूँ। अब साला किसी का ट्रीटमेंट करने का लायक ही नहीं रहेगा। उसी वक्त शीला नाम की एक लड़की प्रकाश के कैबिन में आकर कुछ बताने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त एक वर्कर प्रकाश के पास आकर कहने लगता है कि सर, ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर रही और जीएम सर भी नजर नहीं आ रहे। प्रकाश कहने लगता है कि जीएम की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आता हूँ, चलो। इस तरह से उस मशीन के पास जाकर वर्कर से कहने लगता है कि ऑयल डालकर दोबारा काम स्टार्ट करो। उस मशीन को दोबारा स्टार्ट किया जाता है तो एक वर्कर का हाथ हल्के से जख्मी हो जाता है। फटाफट से उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसी वक्त वो जीएम सदाशिवम यहाँ पर आकर उस प्रकाश को सारे वर्कर्स के सामने डांटने लगता है कि तुमको फैक्ट्री के बारे में, काम के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे फादर मरने की वजह से तुम यहाँ पर आना स्टार्ट किए हो। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम ऑफिस पर आकर एसी रूम पर बैठे रहो। सच बात यह है कि ये सदाशिवम काफी सालों से यहीं पर काम कर रहा होता है, सो फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता होता है इसको। अब सारे लोगों के सामने डांटने की वजह से प्रकाश बहुत शर्मिंदा होने लगता है। वो जीएम षणमुगम को यहाँ पर बुलाकर उस मशीन को रिपेयर करवाने लगता है। प्रकाश घर वापस आकर अपनी माँ से जो हुआ वो बताने लगता है। इसकी माँ भी कहने लगती है कि सदाशिवम काफी सालों से हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है बेटा, वो सब कुछ जानता है। तुम्हारे पापा का भी अच्छा फ्रेंड है, तुमको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यह हमारे लिए और हमारी फैक्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। उसी वक्त प्रकाश की माँ को किसी के साइड से कॉल आने पर प्रकाश और उसकी माँ कहीं पर जाने लगते हैं। शॉकिंग बात यह है, प्रकाश जिस डॉक्टर से मिला था उस डॉक्टर की मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर की असिस्टेंट प्रकाश को देखकर बहुत डरने लगती है। प्रकाश उस बंदी से पूछने लगता है कि तुम मुझे देखकर क्यों डर रही हो, और वैसे डॉक्टर साहब को क्या हुआ। वो लड़की झूठ कहने लगती है, अरे सर कुछ नहीं, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। एक्चुअली प्रकाश की माँ प्रकाश की सारी गलतियों को कवर करती रहती है। खैर दूसरे दिन जब प्रकाश वापस ऑफिस पर आता है तो इसको ये बात पता चलती है कि सदाशिवम ने उस लेडी वर्कर शीला को काम से निकाल दिया। जब उस शीला को वापस बुलाने के लिए कहता है तो वो सदाशिवम कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है। दूसरे दिन कुछ इंटरव्यूज चलने लगते हैं और वो सारे इंटरव्यूज सदाशिवम ही करने लगता है। प्रकाश को इसके बारे में कुछ भी आइडिया ही नहीं होता। इस तरह से वो सदाशिवम सारे काम बिना प्रकाश को पूछे ही करते रहता है। बाद में प्रकाश को ये बात पता चलती है कि किसी मशीन में करंट शॉक लग रहा है। प्रकाश वर्कर से कहने लगता है कि फटाफट से उस मशीन को ऑफ कर दो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो सदाशिवम आकर कहने लगता है, अरे बच्चा प्रकाश, ऐसे बात नहीं करते। अगर मशीन को स्टॉप कर देंगे तो प्रोडक्शन वैल्यू कम होगी। ग्लव्स पहनकर भी काम किया जा सकता है। यह होने के बाद दिलीप प्रकाश के पास आकर हाफ डे लीव मांगने लगता है। प्रकाश दे भी देता है, लेकिन सदाशिवम दिलीप को काम करने से फोर्स करने लगता है। ये सारी बातें प्रकाश सुनते रहता है। उसी वक्त वो शीला प्रकाश को कॉल करने लगती है। एक्चुअली ऑलरेडी प्रकाश ने शीला को कॉल किया था। पूछने लगता है कि क्यों तुमने जॉब को छोड़ दिया। शीला कहने लगती है कि सर जीएम सर ने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहती, मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। सो यह सुनने के बाद इसके अंदर का साइको जाग जाता है। फैक्ट्री पर जाकर जो मशीन को करंट शॉक लग रहा होता है उस मशीन को ऑन कर देता है। उसी वक्त सदाशिवम उस मशीन को टच करने पर उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली बात यह है कि दूसरी तरफ दिलीप ने सदाशिवम को धक्का दिया होता है। प्रकाश दिलीप को देख नहीं पाता। प्रकाश यही समझने लगता है कि इसकी वजह से ये सदाशिवम मर गया। प्रेजेंट पर प्रकाश दो वर्कर से कहने लगता है कि तुम अंकल की बॉडी को उन्हीं की गाड़ी में लेकर घर चले जाओ। जब वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर सदाशिवम की गाड़ी मौजूद नहीं होती। उसके बाद फोर्थ सस्पेक्ट के बारे में दिखाया जाता है, षणमुगम। षणमुगम के बारे में बात करें तो उसी प्रकाश के फैक्ट्री में काम करते रहता है। शॉकिंग बात यह है कि ये षणमुगम किसी से भी बात ही नहीं करता। सारे मूवी में इसका एक भी डायलॉग नहीं होता और इसको भी एक अजीब की बीमारी होती है। इसके अकेलेपन की वजह से इसको खुद की अंतरात्मा नजर आती रहती है। उसी तरह ये षणमुगम अभी तक शादी नहीं की होती। षणमुगम के घर के बगल में ही कल्याणी नाम की एक लड़की रहती है। इसका हस्बैंड दूसरे देश में काम करता है, लेकिन ये कल्याणी षणमुगम पर बहुत ही इंटरेस्ट होती है। घर में किसी भी तरह का काम हो तो वो कल्याणी षणमुगम को अपने घर पर बुलाती रहती है, लेकिन ये षणमुगम आगे बढ़ने से थोड़ा डरते रहता है। स्टिल वर्जिन, हमेशा इसकी अंतरात्मा इसे यही बात कहती रहती है, अरे षणमुगम यही अच्छा मौका है, तुम अपनी वर्जिनिटी खो दो, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे खुद एक लड़की चलकर तुम्हारे पास आ रही है, तुमसे प्यार करती है बेवो, तुम क्यों डर रहे हो। खैर एक दिन षणमुगम जब कहीं पर जा रहा होता है तो तभी सडनली एक बंदा नीचे गिर जाता है। इसकी अंतरात्मा कहने लगती है कि षणमुगम फटाफट से इस बंदे की मदद करो, इसकी बेटी बहुत ही अच्छी है
वो बंदा अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देगा इम्प्रेस होकर। तो शनमुगम फटाफट से उस बंदे को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। वहीं पर पहली बार हरिणी को देखता है। अपने माँ के साथ आई थी, याद है ना आपको। बाद में पता चलता है कि जो बंदा बेहोश पड़ा है वो उस लड़की का फादर नहीं बल्कि हस्बैंड है। यह सुनने के बाद शनमुगम मायूस होकर वापस चला आता है। इसकी अंतरात्मा कहने लगती है कि देखा शनमुगम, बूढ़े लोगों तक की शादी हो रही है लेकिन तुम्हारी नहीं। अपने घर वापस आने के बाद वो कल्याणी दोबारा शनमुगम को अपने घर के अंदर बुलाकर मिठाइयाँ देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये साला शनमुगम शर्माते ही रहता है। फाइनली अपने मन की बात सुनकर कल्याणी के साथ बेडरूम पर जाता है। जब वो कल्याणी रोमांस कर रही होती है तो उसी वक्त घर की घंटी बजने लगती है। शनमुगम डर के मारे खटिया के नीचे छुप जाता है। एक्चुअली आने वाले उस कल्याणी की सासी होती है। बाद में वो शनमुगम दोबारा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन जब अपने फैक्ट्री पर जाता है तो वो सदाशिवम कुछ काम से शनमुगम को बुलाने लगता है। फैक्ट्री पर जाते समय इसकी टक्कर दिलीप से होती है। अब उस टाइम दिलीप पहले से ही गुस्से में होता है तो उसी गुस्से की हालत में शनमुगम को हल्के से डांटने लगता है। वो जीएम शनमुगम से कहने लगता है, अरे शनमुगम देखो ना, इस मशीन को छूते ही करंट शॉक लग रहा है, फटाफट से ठीक करो वरना प्रोडक्शन कम हो जाएगा। शनमुगम की अंतरात्मा कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती है कि शनमुगम, सारे फैक्ट्री में तुम अकेले इंसान हो जो काम कर रहे हो, सारे कुत्ते लोग सो रहे हैं। शनमुगम उस मशीन के अंदर से कोई ट्रांसमीटर बाहर निकालता है। सदाशिवम कहने लगता है, अरे यार ये खराब हो चुका है, अगर मैं इसको ऑर्डर रखूंगा तो आने में 10 दिन लगेंगे। तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी लेकर जाओ, फटाफट से इसको ठीक करवा के लाओ, या तो फिर ब्लैक मार्केट से नया ही लेकर आओ। इस तरह से जब शनमुगम सदाशिवम की गाड़ी लेकर बाजार जा रहा होता है तो तभी उसी रास्ते पर कल्याणी नजर आती है जो किसी बंदे की बाइक में बैठकर कहीं पर जा रही होती है। सोचने लगता है, मतलब इसका मन कहने लगता है, अरे वो तो कल्याणी है, देखो तुमने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया और वो दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट हो गई। शनमुगम बहुत ही गुस्से में आकर फास्टली ड्राइविंग करने लगता है। इसी प्रोसेस में हरिणी का छोटा सा एक्शन हो जाता है। सोचने लगता है, अरे ये तो उस हॉस्पिटल वाली लड़की है। इसका मन कहने लगता है कि शनमुगम, लड़की बहुत ही सुंदर है, ये अच्छा मौका है, आसपास कोई भी नहीं, किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी वर्जिनिटी खो दो, दोबारा तुमको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो शनमुगम उसी तरह से उस हरिणी को एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास लेकर आता है। उसी वक्त इसको इसकी दो अंतरात्माएं नजर आने लगती है, एक व्हाइट कलर, दूसरा ब्लैक कलर। व्हाइट कलर का बंदा इसको अच्छी बातें बताने लगता है कि शनमुगम, तुम ऐसी हरकतें मत करो, बिना लड़की के परमिशन के उसको छूना गलत बात है। अगर तुमको कांड करने का मन है तो उस कल्याणी के पास जाओ, वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन वही ब्लैक वाला बंदा शनमुगम से कहने लगता है कि शनमुगम, ये लड़की तो बेहोश है, तुम कौन हो इसको पता नहीं, आसपास किसी ने भी तुमको नहीं देखा, अगर तुम कांड बांड कर दोगे तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब इस तरह से इसके मन में अच्छी बातें भी आती है और बुरी बातें भी। फाइनली शनमुगम उस हरिणी के साथ अत्याचार करके वहाँ से भाग जाता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दिलीप किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास आकर सोते रहता है एजुअल की तरह। उसी वक्त दो कांस्टेबल से इसको फाइंड आउट करके इसको लेने के लिए आते हैं। जब दिलीप भाग रहा होता है तो शॉकिंगली उसी जगह पर इसको अपना आईडी कार्ड नजर आता है। दिलीप के पास शनमुगम का आईडी कार्ड होता है। मतलब आज सुबह इन दोनों का टक्कर हुआ था ना, उस वक्त इन दोनों के आईडी कार्ड एक्सचेंज हो गए। सो दिलीप सोचने लगता है कि जिसका मतलब शनमुगम यहाँ पर आया था, लेकिन क्यों आया था। बाद में पुलिस वाले खुद उस दिलीप को उसके घर के पास ड्रॉप करते हैं। दूसरी तरफ हरिणी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती रहती है कि माँ, कोई भी तुमको अरेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, किसी को भी ये बात पता नहीं। यहाँ पर एक और बात यह है कि उस सदाशिवम ने हरिणी की माँ से उपमा तो लिया था लेकिन खाया नहीं होता। लंच के टाइम पर वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। दूसरी तरफ प्रकाश को ऐसा लगता है कि प्रकाश ने उस सदाशिवम को मार दिया। अपनी माँ से यही बात कहने लगता है कि माँ, मैंने सदाशिवम अंकल को कुछ नहीं किया। सुबह होने के बाद वो दिलीप अपने फैक्ट्री पर वापस आकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बहाने से शनमुगम का आईडी कार्ड देने लगता है। अरे किसका आईडी कार्ड है, नीचे गिरा हुआ है। दूसरी तरफ वो शनमुगम उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर अपने आईडी कार्ड को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। प्रकाश दिलीप को अपने कैबिन में बुलाकर कहने लगता है कि दिलीप, आज से तुम जीएम हो। और उसी तरह सदाशिवम ने एक लड़की को सिलेक्ट किया ना इंटरव्यू पर, तो उस लड़की को कॉल करके बुलाओ, शीला की प्लेस लेगी वो। शनमुगम वापस फैक्ट्री पर आने पर सिक्योरिटी गार्ड शनमुगम को उसका आईडी कार्ड देने लगता है। और एक्चुअली शनमुगम को अभी तक ये बात पता नहीं होती कि सदाशिवम की मौत हो गई। शनमुगम दिलीप को देखकर थोड़ा सा घबराया सा होता है क्योंकि उसको पक्का यकीन होता है कि दिलीप को कुछ पता है, लेकिन ये दोनों अनजान होने का नाटक करने लगते हैं। बाद में एक वर्कर शनमुगम को सदाशिवम के बारे में बताने पर ये भी बहुत दुखी होने लगता है। जब जब शनमुगम सदाशिवम के लिए
एक जूस लेकर आया करता था, आज भी लेकर आता है, लेकिन मरने की खबर सुनकर उस जूस को फेंकने लगता है। शॉकिंगली शनमुगम उस जूस के अंदर मेर्क्यूरी मिलाई होती है। अब तो इस मेर्क्यूरी की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए फैक्ट्री के पीछे जाकर मिट्टी में दफना देता है। मतलब ये शनमुगम भी उस सदाशिवम को मारना चाहता था। उसी वक्त हरिणी इस ऑफिस पर आने के बाद दिलीप हरिणी को उसका काम समझाने लगता है। शनमुगम पानी पीने के लिए ऑफिस के पास आने पर शीला की प्लेस पर हरिणी को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हरिणी कैंटीन पर जाती है तो उसी कैंटीन की थोड़ी दूरी पर दो वर्कर्स उसी सदाशिवम के बारे में बातचीत करते रहते हैं। इन दोनों की बातों से हरिणी को यह बात पता चलती है कि सदाशिवम ने अपनी गाड़ी शनमुगम को दिया मिशन का कोई पार्ट रिपेयर करवाने के लिए। हरिणी समझ जाती है कि जिसका मतलब मुझे अत्याचार करने वाला वो सदाशिवम नहीं बल्कि शनमुगम है। फैक्ट्री के अंदर आकर शनमुगम के बारे में पूछने लगती है कि यहाँ पर शनमुगम कौन है। शॉकिंग बात यह है कि वो शनमुगम हरिणी को देखकर फांसी लगाकर मर चुका होता है गिल्ट की वजह से। सारे वर्कर्स भी इस चीज को देखकर शॉक में रह जाते हैं। अरे ये शनमुगम ने ऐसी हरकत क्यों की, इसको कौन सी प्रॉब्लम आ पड़ी। एक वर्कर दूसरे वर्कर से कहने लगता है कि कुछ दिनों पहले शनमुगम ने सदाशिवम से अपनी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन सदाशिवम ने शनमुगम को बहुत डांटा कि तुम्हारी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है, तुम एक वर्कर हो और मैं जीएम। फाइनली डायरेक्टर हमसे ही सवाल करने लगता है कि असली हत्यारा कौन है, ये आप ही फाइंड आउट करो। तो घंटा तुमने क्यों मूवी बनाई है? मेरे हिसाब से सदाशिवम की मौत उसी शनमुगम की वजह से हुई, क्योंकि पहले दिलीप सदाशिवम को हल्के से धक्का दिया तो धक्का देने पर मौत तो नहीं होगी। दूसरा, प्रकाश ने उस मशीन को ऑन किया सदाशिवम को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले वो मशीन ही काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उस मशीन का एक सामान शनमुगम लेकर चला गया रिपेयर करवाने के लिए। और तीसरी है हरिणी की माँ। सदाशिवम ने लंच करने के लिए डिब्बा तो खोला लेकिन खाया नहीं, फैक्ट्री पर चला गया मशीन को चेक करने के लिए। फाइनली बचा है शनमुगम। सदाशिवम ने शनमुगम को बहुत बेइज्जत किया था कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। तो इसी से बदला लेने के लिए शनमुगम जब जब सदाशिवम को जूस देने लगा और उस जूस में मेर्क्यूरी मिलाया करता था, तो थोड़ा थोड़ा मेर्क्यूरी मिलाने की वजह से मतलब कंज्यूम करने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होने लगे। जब हल्के से झटका लगा इसको तो उसी वक्त उसकी मौत हो गई। सो मेरे हिसाब से ये कंक्लूजन हो सकता है। आपका क्या कंक्लूजन है कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।